अच्छा देखो, मानवीय विशेषताएं जैसे जनसंख्या है, तो जनसंख्या तो डियर तुमको मैं भूगोल में पूरा पढ़े ना, पण जनसंख्या लाभांश क्या है, जनसंख्या नीति क्या है, जनसंख्या का आपका आव्रजन, प्रवर्जन, नगरीकरण, सब क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं रे? मतलब जो आपका भारत के भूगोल में अपन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी को अप्लाई करना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सिर्फ आंकड़ा क्या होगा आपका, चेंज होगा। सिर्फ आपका आंकड़े को चेंज करना है आपको। ओके, आंकड़े को दिमाग में सुन लो और उसके हिसाब से जैसे मेंस में अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं एज इट इज अप्लाई करना है पूरा। उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो कल मेरे को पूछ लेना। भारत के भूगोल में अभी भी जैसे फॉरेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है, डिविडेंड ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर आपको तुम्हारे जैसे अपन आव्रजन, प्रवर्जन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन जो पढ़े हैं अपन, ओके, इनमें कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। बाकी आंकड़े को मैं रटवा दे रहा हूं एक बार, आंकड़ा बस चेंज होगा आपका। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन के बारे में मान लो पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का वितरण बताइए, ओके, तो कहीं पर भी तुमको वितरण शब्द दिया, मतलब कोई वितरण हो, फॉरेस्ट का वितरण हो, जनजातियों का वितरण हो, जनसंख्या का वितरण हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन शब्द दे रहा है, बस 3 पार्ट करना है। एवरेज, एवरेज से अधिक, एवरेज से कम। वर्षा का वितरण, एवरेज, एवरेज से अधिक, एवरेज से कम। ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑन द स्पॉट तुरंत लिखना है ऐसा। वितरण शब्द देखे मतलब वितरण को हमेशा ऐसा डिफाइन करना है, ओके। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आपका 2,55,00,000 आपका एक अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 255 है, ये तो पता है सबको। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बताना है आपको तो हमारे छत्तीसगढ़ चूंकि पहाड़ी, पठारी और मैदानी तीनों प्रकार के यहाँ पर सरफेस मौजूद है, मतलब यहाँ की जो आपका सरफेस है यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म न होने पर कारण से सरफेस के अकॉर्डिंग वहां का पॉपुलेशन होता है। सरफेस और पॉपुलेशन में डायरेक्ट संबंध होगा। अगर मैदान है तो अधिक जनसंख्या होगी, पठार है तो मध्यम होगी, पहाड़ी है तो कम। श्योर, दुनिया में कहीं भी जाइए आप, ओके। तो चूंकि यहाँ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, एक रूप नहीं है, इसलिए यहां पर जनसंख्या का वितरण भी आप में एक रूपता नहीं है। जहां आपका मध्य छत्तीसगढ़, जिसको हम छत्तीसगढ़ मैदान बोलते हैं, सघन जनसंख्या और अतिरिक्त जनसंख्या का क्षेत्र है। जैसे रायपुर 21 लाख, जैसे बिलासपुर 19 लाख, जैसे दुर्ग 17 लाख का पॉपुलेशन है। वहीं पर आपका जो पठारी अंचल है, पठारी जो जिले हैं हमारे, पठारी जिले जैसे कि आपका सरगुजा है, कोरिया है, नीचे तरफ बस्तर है, कोंडागांव है, ये मध्यम जनसंख्या वाले हैं। वहीं पर जितने हमारे पहाड़ी अंचल वाले जो जिले हैं, जैसे नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है, बलरामपुर है, इनकी जनसंख्या क्या है आपका, न्यून है, मिनिमम पॉपुलेशन वाले जिले हैं। जैसे कि आपका सिर्फ 1,39,000 नारायणपुर, सिर्फ आपका 2,50,000 आपका सुकमा, सिर्फ 2,55,000 बीजापुर, सिर्फ 2,83,000 आपका अपना दंतेवाड़ा। लेस देन 3 लाख एरिया है, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन में है। आपका तुम्हारा 21 लाख मैक्सिमम पॉपुलेशन में है। और जो पठारी एरिया है वो आपका एवरेज, मॉडरेट। 3 पार्ट कर दो, ओके, समझ रहे हैं ना? जैसे कि आपका देता है, मान लो कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात के बारे में बताइए, तो छत्तीसगढ़ में आपका हमेशा सेंसस शुरू करना है, डायरेक्ट लिखना सीधा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 991 यहाँ का आपका जेंडर रेशो है, ओके, जो कि भारत के जेंडर रेशो 943 से अधिक है। यह भारत में 5वां सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। जान रहे हैं कि तमिलनाडु फर्स्ट, अपना केरल फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड, आंध्रा थर्ड, ओके, हमारा छत्तीसगढ़ 5th, मणिपुर 4th। सीरीज से 1st, 2nd, 3rd, 5th, मणिपुर 4th है। क्लियर है चीज? वितरण 99 आपको 1 है छत्तीसगढ़ में। जितने हमारे ट्राइबल एरिया है, जनजाति क्षेत्र है,
वहां पर आपका अपना लिंगानुपात औसत से अधिक है। जैसे कोंडागांव 1033, दंतेवाड़ा 1022, ओके, हाईएस्ट जेंडर रेशो। जनजाति वाले सब प्लस में है, लगभग एक आध दो को छोड़ के। तो अपने को लगभग बोल सकते हो, आपके लगभग जितने ट्राइबल एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ का, सबका लिंगानुपात औसत से अधिक है। जैसे करके लिख दीजिए कोंडागांव, आपका दंतेवाड़ा, एक आध दो जिले का नाम दे सकते हैं आप बस, ओके। जबकि जो आपका तुम्हारा मिडिल एरिया है, जैसे कि रायपुर बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, दोनों आपका मिनिमम जेंडर रेशो में आता है 965 पर 966। यहां की आपका लिंगानुपात सबसे कम है। अगर आपका अपने पास स्पेस रहेगा तब हमको बताना है कि लिंगानुपात कहीं पर ज्यादा क्यों है और कहीं पर कम क्यों है, ओके। लिंगानुपात मैं उस दिन शुरू में आप लोग बताया था कि लिंगानुपात हो, एक लिटरेसी है 2, जैसे अर्बनाइजेशन है 3। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसको हमेशा आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवाधिकार का जो आपका तुम्हारा स्थिति होता है, उसको डिफाइन करने के ये आपके इंडेक्स के आपके फैक्टर्स हैं, तो उसके आधार पर लिखना है। इससे हमको किसी भी क्षेत्र में वहां पर आपका मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की जो स्थिति है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्थिति है, वो क्लियर होता है। यदि आपका लिंगानुपात बहुत कम है तो मान के चलिए कि वहां पर आपका मानवाधिकार बेहतर नहीं है, ओके। उत्पीड़न होगा ही, बेटियों पर, माताओं पर आपको उत्पीड़न होगा, तभी जाकर के आपका यही स्थिति होगी। जैसे हमारा आपका भारत में हरियाणा है, जाट लोग, वहां जाट लोग निवास करते हैं, खाप पंचायत चलता है, वहां बेटियों पर, महिलाओं पर आपका बहुत ज्यादा अत्याचार होती है, जिसकी वजह से आपका तुम्हारा वहां पर लिंगानुपात क्या है, आपका कम है। लेकिन वही यदि हमारे आपका हम जनजाति जनसंख्या में देखें, जनजातियां वो हैं जो आपका उनके समाज में आप महिलाओं और पुरुषों की, आपका बेटे और बेटियों के बीच में समानता की स्थिति होता है, इसलिए आज हमारे उन समाजों में आपका लिंगानुपात क्या है, आपका बेहतर है, ओके। नगरीकरण के बारे में लिखेंगे, 23-24% हमारा छत्तीसगढ़ में नगरीकृत पॉपुलेशन है। भारत में 31-15 है, छत्तीसगढ़ में 23-24, ओके। देश में 1/3 लोग आपका नगरीकृत हैं, 1/3 आपका आबादी नगरीकृत है। हमारे छत्तीसगढ़ में 1/4 है, 1/4 से भी क्या है, आपका कम है। मतलब नगरीकरण की स्थिति आपका देश की तुलनात्मक हम देखें आपका, तो हमारी स्थिति आपका बहुत ही आपका स्थिति बेहतर नहीं है, ये बताना है आपका। ये भी किसी भी क्षेत्र के मानव विकास, उस क्षेत्र के मानवाधिकार की स्थिति को स्पष्ट करता है। हमारे पास आपका सिर्फ 1/4 से भी कम आबादी के यहाँ पर नगरीकृत है, जो हमारे आपका सामाजिक आर्थिक विकास के पिछड़ेपन को शो करता है। ये बैकवर्डनेस को आपका का इंडेक्स है ये, ओके। फिर आप बताइए कि जो हमारे आपका मिडिल छत्तीसगढ़ के जो जिले, जो तहसील आपका औद्योगिक और जो जहां पर सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था की द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र डेवलप हैं, जैसे दुर्ग, रायपुर, कोरबा, जहां पर आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, जैसे दुर्ग है, तो दुर्ग में आपका उद्योगों का विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा है आपका छत्तीसगढ़ में, वहां पर बिजनेस सबसे आपका ज्यादा है, इसलिए दुर्ग आपका सबसे ज्यादा क्या है, आपका अर्बन एरिया है आपका। सेकंड नंबर में कौन है, आपका रायपुर। रायपुर सर्विस सेक्टर सबसे क्या है, आपका डेवलप, इसलिए रायपुर आपका क्या है, अपना अर्बन पॉपुलेशन में आपका सेकंड नंबर पे है। कोरबा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पर, इसलिए थर्ड नंबर पे है। लेकिन जो प्राइमरी और फॉरेस्ट इकोनॉमी पे आधारित है, प्राइमरी इकोनॉमी में आता है फॉरेस्ट, आप लोग जान रहे हो, कृषि वनीकरण किसमें आता है, प्राइमरी में। तो पहली अर्थव्यवस्था, प्राथमिक अर्थव्यवस्था पे आधारित जो जिले और जो जिला, जो तहसील, जो जाति भी आएगा, जो धर्म, प्राइमरी इकोनॉमी पे आधारित है, वो क्या है, आपका ग्रामीण है, ओके। हम अपन देखते हैं बलरामपुर जिला है हमारा, बलरामपुर जिला की आपका 4.5%, 5% से भी कम नगरीकरण है, ओके, समझ रहे हैं ना। तो हमारा बलरामपुर जिला है, जसपुर जिला है, गरियाबंद जिला है, आपका सूरजपुर जिला है। ये इसीलिए हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ को ग्रामीण छत्तीसगढ़ बोलते हैं, ओके। यही स्थिति को स्पष्ट करना है। उसकी वजह से नगरीकरण का ट्रेंड
आप लोगों को बताया था मैं, नगरीकरण का ट्रेंड प्रश्न आ चुका है। नगरीकरण की प्रवृत्ति को बताइए, ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़। तो आज हमारे भारत में नगरीकरण और छत्तीसगढ़ में नगरीकरण का जो प्रवृत्ति है, कैसे प्रवृत्ति है? बड़ा नगर है और बड़ा हो रहा है, छोटे नगर हैं आपका जहां थे आज भी वही है, नए नगरों का विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण से नगरीकरण जो कि एक डेवलपमेंट का इंडेक्स है, आज एक प्रॉब्लम, एक चुनौती, एक समस्या बन गया है हमारे पास। जिस नगरीकरण को हम डेवलपमेंट मानते हैं, आज वो नगरीकरण हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। आज बड़े नगर और बड़े हो रहे हैं, जनसंख्या बड़े नगरों की ओर भाग रही है, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, आवास की प्रॉब्लम हो रहा है, गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है, वहां पर आपका क्राइम बढ़ रहा है। आज आपका देखो रायपुर, बिलासपुर, ये सब इसका क्राइम का सेंटर बन चुका है। गंदी बस्तियां, स्लम डेवलप हो रहा है, वहां पर निवास के लिए आपका आवास उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहां पर महंगाई बढ़ रही है वहां पर। तो कहने का मतलब नगरीकरण आज हमारा डेवलपमेंट का आपका तुम्हारा एक बार इंडेक्स नहीं रहा, बल्कि क्या हो चुका है, आपका एक समस्या, चुनौती बन रहा है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? नए नगरों का विकास होना चाहिए, छोटे नगरों का, सभी नगरों का समानुपातिक विकास होना चाहिए, ओके, जिससे कि वो आपका डेवलपमेंट का आधार बनता है। हमारे यहाँ नए नगर विकसित ही नहीं हो रहे हैं, ये ट्रेंड है उसका, ये ट्रेंड को बताना है आपको। 30 वर्ड से पूछा है इस प्रश्न को, ओके। जैसे कि अपना नगरीकरण हो गया, लिंगानुपात, इस टाइप का लिखना है। जो नगरीकरण की अगर देखें अपन तो 31-15 भारत में है, भारत की स्थिति को याद रखना है, वहां से कंपेयर करके लिखना है छत्तीसगढ़ को। जैसे कि लिंगानुपात है 943 इंडिया का है, 991 छत्तीसगढ़ का है। हमारा भारत से बेहतर है, लेकिन अभी भी हम आपका एक अपना मानवाधिकार के लिए आदर्श जो स्थिति होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में प्रति 1000 महिला होना चाहिए, जब वो आइडल कंडीशन है, उस आइडल कंडीशन से आज भी हम क्या है, आपका पीछे हैं। हमारी जो आपका 0 से 14 आयु वर्ग की जो आबादी है, उसमें आपका लिंगानुपात 919 है, 919 है, हम और कम हो गया है। हमारी आने वाला पीढ़ी और क्या है आपका, मतलब लिंगानुपात की स्थिति आपका खराब है, हमको उसको सुधारने की आवश्यकता है, ओके। तो इस ये नगरीकरण है, लिंगानुपात है, साक्षरता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसको? तो हर क्षेत्र में हर समस्या का सबसे बड़ा कारण है आपका अवेयरनेस। आज चाहे नगरीकरण एक समस्या बन गया है, चाहे आपका अज्ञानता, निरक्षरता एक समस्या है, ओके, चाहे आपका ये जो अपना लिंगानुपात हो गया, लिटरेसी हो गया, ये सब समस्या जो है, इन सब समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमको इस समस्याओं को दूर करना है, तो लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, ओके। सब में लिखना है वैसा, सबका समस्या है, सबकी दूसरी समस्या पॉपुलेशन है, एक्सेस पॉपुलेशन। आज अगर नगरीकरण देखे तो इस चुनौती बन गया है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस पॉपुलेशन है, ओके, क्लियर है जी। तो इस टाइप की चीजों को दिमाग में थीम होना चाहिए, बस उसको मैं आंसर लिख करके डटे रहूंगा बोलोगे तो कभी नहीं हो सकता है। थीम दिमाग में एक समझ होनी चाहिए आपको, ऐसा क्यों है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, और इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास वर्तमान में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रयास हमको सामाजिक स्तर पर करना चाहिए, और क्या प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर कोई किया है तो क्या प्रयास किया गया है, ये दिमाग में होना चाहिए। 2-4 एग्जांपल आप दे दो, ओके। समझ गए इसको? जैसे कि आपका जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछता है, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछता है, तो हमारा छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ आपका 18 जिलों का पेश हुआ था। उस समय आपका 27 जिले नहीं थे 2011 में, इसलिए आपका 18 जिलों का ही पेश हुआ है, ओके, सेंसस के अनुसार। तो 18 जिले के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, डेंसिटी वगैरह पूछेगा तो डेंसिटी अगर पूछ दिया तो आप बताइए कि आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, आपका डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का संबंध आपका धरातल से होता है, हमारे जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर आपका
जन घनत्व अधिक है, अधिक एक्सेस जन घनत्व, एक्सेस हमारा छत्तीसगढ़ जन घनत्व 189 है, लेकिन आपका जांजगीर चांपा 420 है। 18 जिलों के हिसाब से बोल रहा हूं ना मैं, 420 है। ओके, जैसे कि अपना आपका दुर्ग है 392 है, जैसे कि आपका रायपुर है 328 है। ओके, ये एक्स मतलब औसत 189 हमारा औसत है, औसत से बहुत ज्यादा है। ओके, देश का 382 है, 382 से भी क्या है आपका ज्यादा है, देश के औसत से भी ज्यादा आपका हमारे जो मध्यवर्ती आपका छत्तीसगढ़ मैदानी इलाका है, यहां पर आपका जनसंख्या घनत्व आपका एक्सेस है। जबकि हमारे जो पहाड़ी और पठारी आपका जिले हैं, जैसे कि आपका नारायणपुर, बीजापुर, मात्र 30 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ओके, न्यून जन घनत्व का क्षेत्र है ये वितरण। ओके, किसी भी आपका क्षेत्र में आपका सामाजिक आर्थिक विकास में समरूपता लाने के लिए वहां पर जन घनत्व की आपका वितरण में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है, जिसके कारण से ज्यादा जहां पर है वहां पर लोग बेरोजगार है, और कम जहां पर है वहां पर हमको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों समस्या बन के पड़ा हुआ है। ओके, ये दिमाग में थीम होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे आप डिलीवर कर पाएंगे उसको। ये रटने वाली बात नहीं है। हाँ, रटने वाली बात क्या है कि नारायणपुर का 30 है, बीजापुर का 30 है, जांजगीर चांपा का 420 है, 392 आपका दूर का है, 328 आपका। एक फैक्ट, एक दो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, जिसके आधार बताइए कि मैदानी इलाका में बहुत ज्यादा है, जैसे कि जांजगीर चांपा 420, इतना लिख दे बहुत है। ओके, कोई दिक्कत इसको? जैसे डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका अभी 22.5% है, 22.61% छत्तीसगढ़ क्या है आपका ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2001 के अनुसार 17.5% था, 2001 में 17.5% था, अभी 22.5% है। ओके, जबकि 21.5% भारत का था, अभी 17.5% है। ओके, जहां हमारी जनसंख्या वृद्धि दर भारत में कम हो रहा है, वहीं आपका पिछले जनगणना में हमारी कारण जो भी हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि वर्तमान पॉपुलेशन पॉलिसी के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पर अगर देखें अपन, जैसे कि ये बलौदाबाजार है, बाजू में बेमेतरा है, बाजू में कवर्धा है, 49%, 43%, 40% हाईएस्ट, जहां भारत का 17.5% है, छत्तीसगढ़ का 22.5% है, बलौदाबाजार का 49%, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कवर्धा, लाइन से चारों का तीनों का 40% से अबव है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाईएस्ट क्या बोलना चाहिए कि आप घातक है, वो स्थिति है, यहां पर फेटल पोजीशन में पहुंच चुका है। जबकि वहीं पर आपका बीजापुर जिला मात्र 8%। ओके, जहां एक तरफ हम आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कई आपका सामाजिक आर्थिक और कानूनी उपाय कर रहे हैं, वहां पर आपका 49% एवं 40% से अधिक आपका यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जिलों का। ये वितरण को बताना है आपको। ओके, कोई दिक्कत इसमें? जैसे कि जन्म दर मृत्यु दर बताया था मैं, जन्म दर मृत्यु दर को आपका अलग से छत्तीसगढ़ लेना नहीं है, आपका इंडिया का अनुरूप ही लिखना है आपको। जैसे 21.4 बर्थ रेट है भारत का। ओके, 21.4 बर्थ रेट है और 6.4 आपका डेथ रेट है इंडिया का। बताया था ना कि भूल गए साहब? ओके, चाइल्ड डेथ रेट 41, मैटरनिटी डेथ रेट 129, 129 ये आपका प्रति लाख है। हाँ, हमेशा मातृत्व मृत्यु किस में होता है, लाख में। ओके, 39.2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या है।
39.2, ये याद रखना, गरीबी रेखा याद रखना है। ओके, इन आधारों पर फिर आप क्या प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ये आंकड़े याद हैं, याद रखना पड़ेगा। इन आंकड़ों के बगैर नंबर नहीं मिलेगा आपको। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ के उसको भूल जाते हो कि टॉपिक पढ़ लिए करके। पिछले बार सब बताया था मैं। अब वो आंकड़े याद होना चाहिए ना आपको, तभी तो लिख पाओगे। कैसे लिखोगे बिना आंकड़ों, कैसे लिखोगे? हमको जनसंख्या में कंपैरेटिव बताना पड़ेगा कि 2001 में क्या था, 2011 में क्या है, क्या होना चाहिए, 2030 तक का हमारा टारगेट क्या है, 2045 में जनसंख्या नीति क्या कह रहा है। जनसंख्या नीति बताया था मैंने। तात्कालिक उपाय क्या है, मध्यकालीन लक्ष्य क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है, 3 भागों में तोड़ के बताया था आप लोगों को। ओके, एक चीज याद है, ये भगवान कैसे करोगे रे तुम लोग? ये सब चीजों को तुमको आपका रिमाइंड करना पड़ेगा डियर। जब तक ये सब चीजें रिमाइंड नहीं करोगे, दिमाग में नहीं रहेगा, नहीं लिख पाओगे। तुम लोग कॉपी को भरोसा मत करो, कॉपी तुम्हारा कोई काम का नहीं है। कॉपी में हम सोचते हैं कि लिख लिए हैं, वो कोई काम का नहीं है। नियर अबाउट आपको पता होना चाहिए। मान लो 21.4 बोल रहा हूं मैं, तो 21.8 लिख दिए कि लगभग 20 से अधिक है, लिख दिए तो भी चलेगा। लेकिन एकदम से 30 लिख दोगे, एकदम से 10 लिख दोगे तो नहीं बन सकता वो। तो नियर अबाउट कम से कम पता होना चाहिए ना। हमारा डेथ रेट 6.4 है ना। जैसे मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इनको अगर आप नहीं बता पाओगे तो छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार की स्थिति, छत्तीसगढ़ में आपका सामाजिक पिछड़ापन आदि कैसे लिख पाओगे? ये सब बताना पड़ेगा ना। आज हमारे छत्तीसगढ़ में सामाजिक स्थिति क्या है कि मातृत्व मृत्यु दर अभी भी इतना बना हुआ है, शिशु मृत्यु दर अभी भी इतना बना हुआ है, हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट अभी भी इतना हाई बना हुआ है। ये हमारे आपका सामाजिक पिछड़ापन को शो करता है। ओके, ये मोटा मोटा आंकड़ा एकदम से आपको क्लियर होना चाहिए। लिटरेसी जैसे है आपका 70.28% है छत्तीसगढ़ का, भारत का 72.99% है। ओके, 80% पुरुषों का है, 60% महिलाओं का है। ओके, दुर्ग है, उस बाजू में रायपुर है, और नीचे में बालोद है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 82, 80, 80 हाईएस्ट है, क्योंकि यहां पर आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर क्या है, आपका डेवलप है, सामाजिक आर्थिक विकास है, संचार परिवहन की सुविधाएं हैं। इसलिए आपको तुम्हारा मध्य छत्तीसगढ़ में लिटरेसी क्या है, ज्यादा है। लेकिन सुकमा मात्र 34%, और हमारे जितने भी आपको सुकमा से लेकर के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, ये सब का 50% से कम है। ओके, क्यों कम है? क्योंकि वहां पर आपका सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है वहां का। न सड़क है, न परिवहन की सुविधा है, न संचार की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। और न ही सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अभी भी आपका प्राइमरी इकोनॉमी चल रहा है, अभी भी प्रीमेटिव इकोनॉमी चल रहा है, अभी भी आपका वहां की अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित है। ओके, इसलिए आपका वहां लिटरेसी कितना है, आपका 34% सुकमा का। ओके, ये आपका कंपेरेटिव करना है। पुरुषों का 80 है, महिलाओं का 60 है, एक गंभीर स्थिति है, 20% का अंतर है। ये बात को बताना है आपको। इस बात को बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सरस्वती साइकिल योजना तक आपको सारा चीज बताना पड़ेगा कि आज हम महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा आपका इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है, वहीं पर कस्तूरबा गांधी आपका टाइप का जो आपका महिला शिक्षा के लिए आपका स्कूल बना स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं पर आपका सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से बेटियों को आगे पढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद या मुहैया कराया जा रहा है। ओके, ऐसा टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में थीम होना चाहिए ना, तभी एकदम फटाक से मैनेज कर पाओगे आप। ओके,
कोई भी प्रश्न जो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, उसको आप लेके आइए, क्वेश्चन को लिख के लाओ, उसको मेरे को बताओ कि सर इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ऑन द स्पॉट बताऊंगा मैं उसको कि कैसे अपन को इसको मैनेज करना है, तो वो टैक्ट आप में आएगा फिर वो। और ये जो मैं तुमको लिखवा दूंगा, मैं रियली बता रहा हूं ना तुम लोगों को, जो बातें बोल रहा हूं फैक्ट है, वो सत्य है तो सत्य है। ओके, उससे तुम कभी भी आपका कैपेबल नहीं बन सकते। धीरे से दिमाग में आपका 1 2 4 आंकड़ा अगर आपको याद है, आंकड़े जरूरी है, बिना फैक्ट के नंबर नहीं दे रहा है, आपको लिखना ही पड़ेगा कि जैसे दुर्ग आपका 82%, 80% दोनों का है, रायपुर और बालोद का, इतना कम से कम आंकड़े आपको देना ही पड़ेगा। 34% आपका उसका है, और एक विदाउट फैक्ट की जनसंख्या को लिख दोगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छा लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। जनसंख्या मतलब आंकड़ा, और आंकड़ों के बेस पे ही आपको राइटिंग करना पड़ेगा। ओके समझ में आ रहा है? कल फिर चर्चा करेंगे, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं इसमें, वो क्वेश्चनों को आपको लिख के लाना है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे अपन। कोई टॉपिक हो गया ऐसा नहीं है, वो टॉपिक पीछे जाकर के फिर चर्चा कर सकते हैं अपन। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं कि इंडियन ज्योग्राफी में सब चीजों को मैं तुमको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था, तो अब तुमको आपका छत्तीसगढ़ी ज्योग्राफी में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। एकदम से आपका फटाक से क्या होना चाहिए कि अपन आंकड़े बस चेंज करें, बाकी कॉन्सेप्ट वही का वही। ओके, फिर भी आप क्वेश्चन पूछिए, बताऊंगा मैं ऑन द स्पॉट, उसके बाद आप उसके हिसाब से दिमाग में थीम डेवलप करो कि मेरे क्वेश्चन को ऐसा लिखना है। वितरण वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे हैं जनसंख्या में, वितरण पूछा मतलब 3 पार्ट तोड़ो उसको, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम, आंकड़ा पुट करो। छत्तीसगढ़ का इतना है, 70.28 है औसत, जबकि अधिकतम आपका मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग रायपुर बालोद का है। मिनिमम आपका तुम्हारा दक्षिण में है, जैसे सुकमा का मात्र 34% ऐसे टाइप का लिखना शुरू करना है उसको। ओके, जनसंख्या वृद्धि नीति, जैसे कि आपका शिशु प्रवास, लिंगानुपात, आयु वर्ग, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, साक्षरता, व्यवसायिक संरचना, सब पर चर्चा की है, याद करो आप लोग। व्यवसायिक संरचना को बताया था ना साहब, व्यवसायिक संरचना बताया था कि नहीं रे? सब याद है ना मेरे को, एक एक चीज बताया था, समझे? व्यवसायिक संरचना मतलब कितना % लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितना उद्योग में काम कर रहे हैं, कितना सेवा में काम कर रहे हैं, बताया था। 60-20-20 बताया था, याद है कि भूल गए? यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। देखो 2 हफ्ता पहले बताया हूं और अभी फिर से नया सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि तुमको कुछ याद ही नहीं है। बताया था कि नहीं बताया था? तुमको लिखवाना पड़ेगा, तुम जब तक नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम लोग ये परिवार कल्याण कार्यक्रम बताया था तुम लोगों को मैं, परिवार नियोजन बताया था कि नहीं? 1952 में शुरू हुआ, ऐसा बताया था कि नहीं? वही तो परिवार क्या भारत का और छत्तीसगढ़ का अलग अलग होगा क्या? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो भारत में पढ़े वही छत्तीसगढ़ में पढ़ना है, शब्द बस चेंज होगा, वहां भारत लिखना है, छत्तीसगढ़ लिखना है। ये भगवान, खाओगे तुम लोग मेरे को। ये अफवाह तंत्र नहीं हुआ है क्या रे छत्तीसगढ़ का? हाँ, तो अफवाह तंत्र तुम लोग बताया था भाई, अफवाह तंत्र से आशय या ड्रेनेज सिस्टम से आशय किसी भी नदी और उसके सहायक नदियों का जो आपका क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं प्रवाह क्षेत्र, और कोई भी मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों की जो तंत्र है वो कहलाता है प्रवाह तंत्र, जैसे महानदी प्रवाह तंत्र। ओके, भारत में जैसे 2 प्रकार का प्रवाह तंत्र है, नॉर्दर्न प्रवाह तंत्र, सदर्न प्रवाह तंत्र। उत्तर भारत का प्रवाह तंत्र और दक्षिण भारत का प्रवाह तंत्र। उत्तर के प्रवाह तंत्र को अपन हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। उत्तर का प्रवाह तंत्र पेरिनियल है, वहां की नदियां वार्षिक सदा नीरा होती हैं, सदा नीरा, क्योंकि आपका कहां से आ रही है? आपका हिमालय से। लेकिन दक्षिण की आपका मौसमी होती है, सीजनल है। हमारा छत्तीसगढ़ दक्षिण में है, इसलिए दक्षिण का हमारा छत्तीसगढ़ का प्रवाह तंत्र एक सीजनल मौसमी प्रवाह तंत्र है।
ओके, उत्तर के प्रवाह तंत्र मैदानों से बहती हैं, दक्षिण के पठार और पहाड़ से, मैदान से बहती हैं, नहरों की सुविधा विकसित की जा सकती है, मैदान से बहती हैं, जल परिवहन की सुविधा विकसित की जा सकती है, दक्षिण की पठारी एवं पहाड़ी हैं, इसलिए न हम नहर निकाल सकते हैं, न यहां पर आपका जल परिवहन की सुविधा हो सकती है, बल्कि इस प्रकार के दक्षिण के प्रवाह तंत्र आपका घाटी वाला होगा, जिसके कारण से इसमें वाटरफॉल, छिप्रिका, टेरेस, भेली आदि का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे। उत्तर के प्रवाह तंत्र बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करते हैं, दक्षिण के प्रवाह तंत्र से छोटी डेल्टाओं का निर्माण होता है। बताया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ में हमको दक्षिण के प्रवाह तंत्र को अप्लाई करना है कि हमारा छत्तीसगढ़ के प्रवाह तंत्र मौसमी है। ओके, मौसमी प्रवाह तंत्र है यहां पर आपका हर नदी में क्या मिलेगा तुमको, जलप्रपात, हर नदी में क्या मिलेगा, टेरेस मिलेगा, घाटी मिलेगा, जो दक्षिण के प्रवाह तंत्र का आपका स्वभाव है। यहां पर इसीलिए देखो, यहां पर मैदान में नहीं होती, इसलिए यहां के नदियों से नहर निकालना एकदम कठिन है, क्योंकि आपका घाटी चोटी से बह रही है, नहर निकाल नहीं सकते अपन। सिंचाई की सुविधाओं के लिए अनुपयुक्त है हमारी नदियां। जब बड़े बड़े डैम बनाएंगे तभी अपन कर सकते हैं। डैम बना रहे तो पर भी नहर निकालना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि हमारा आपका धरातल उसके अनुरूप नहीं है। जल परिवहन की सुविधा हम विकसित कर ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि आपका जल परिवहन के लिए नदी का तल समतल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अचानक क्या पड़ रहा है, जलप्रपात, फिर क्या पड़ रहा है, घाटी, फिर क्या पड़ रहा है आपका टेरेस। तो इसमें आपका कोई भी स्टीमर वगैरह कैसे चला सकते, पानी नहीं, समतल नहीं होगा तो पानी का लेवल नहीं होगा। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रवाह तंत्र जो है आपका पूर्वगामी है, पूर्वगामी होने के कारण से आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, ये बातों को मोटा मोटा 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। मौसमी है, नहर आपका सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है, यहां पर छिप्रिका, जलप्रपात आदि का निर्माण होता है इस प्रकार प्रवाह तंत्र में। ओके, और इन सब बातों के साथ साथ आपको बताना है कि हमारा प्रवाह तंत्र जो है आपका महानदी प्रवाह तंत्र 1, गोदावरी 2, नर्मदा 3, सोनगंगा 4 और ब्राह्मणी 5 नदी तंत्रों में छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा नदी तंत्र है कौन सा आपका, महानदी, जहां पर आधे से अधिक हमारा छत्तीसगढ़ का आधे से अधिक भाग 56% भाग आता है एग्जैक्ट, लेकिन आप 56% लिखने की आवश्यकता नहीं है, आधा से अधिक आपका भाग महानदी तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे महानदी प्रवाह तंत्र लिखोगे, महानदी प्रवाह तंत्र राज्य का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत राज्य का आधे से अधिक क्षेत्र आता है। ओके, इस नदी तंत्र में हसदेव, शिवनाथ, जोंक आदि प्रमुख नदियां हैं। ओके, यह नदी तंत्र में जो है आपका अपना गंगरेल, हसदेव बांगो, 2-4 जो बड़े बड़े डैम है आपका, दुधवा, अरपा, भैंसाझर आदि आपका सिंचाई परियोजनाएं इस नदी तंत्र के अंतर्गत निर्मित हैं। 4 लाइन खत्म। ओके, एक आप उस नदी तंत्र पूछा है, मतलब सिहावा नगरी से निकलती है, 858 किलोमीटर लंबी, ऐसा नहीं लिखना है। ये महानदी के बारे में जब पूछेगा तब लिखना है। महानदी प्रवाह तंत्र अगर पूछा है तो बताना है कि सबसे बड़ा तंत्र है, इसके अंतर्गत राज्य। ओके, दूसरा यह आपका तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब अभी केंद्रीय है। नदियां क्या हो रही है आपका, बाहर से केंद्र की तरफ ऐसे आती है, अब मिल करके फिर पूर्व की तरफ जा रही है, पूर्वगामी है और अभी केंद्रीय है। ओके, फिर आप इसमें प्रमुख नदी, नदी तंत्र के प्रमुख नदी जो आपको प्रमुख लगे, जैसे हसदेव है, शिवनाथ है, जोंक है, मांड है आदि, 4-5 को लिख दो। आदि इसके प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। ओके, 2-4 डैम को लिखो। देखो, जब तक ऐसा नहीं लिखोगे, 4 लाइन अलग अलग विषय पर होना चाहिए। एक लाइन डैम पे हो गया, एक लाइन उसके सहायक नदियों पे हो गया, एक लाइन आपका उसकी जो भी आपका क्षेत्र कितना ले रहा है, क्या उसकी विशेषता है, आदि पर लेके लिख दो। ओके, हर लाइन से 0.5 नंबर रहता है, 4 लाइन में 2 नंबर, एक लाइन में 0.5, 4 पॉइंट में चारों अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखोगे तो 2 नंबर। ओके, और कई बार मैं अभी काफी चेक कर रहा था, जो टेस्ट दे रहे हैं ना,
वो टेस्ट वाले देने वालों का मैं काफी कुछ देख रहा था। महानदी प्रवाह तंत्र पूछा गया है तो लिख दिए महानदी के बारे में। अरे भाई आपको नंबर कहां से मिलेगा? ओके, तो एक नदी जैसे ऐसे जान के एज इट इज आपको लिखना है क्या आपका, जैसे आपका गोदावरी प्रवाह तंत्र है, हमारा सुदूर दक्षिण छत्तीसगढ़ या सुदूर दक्षिणी छत्तीसगढ़ गोदावरी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसकी सर्व प्रमुख नदी इंद्रावती है जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर बहती है। या अन्य प्रमुख नदियों में आपका कोटरी है, सब कोटरी नदी है, जैसे आपका है बोर्डी है, नारंगी है, डंकिनी, संखिनी है। सबका नाम देना ऐसा नहीं है, 2-4 नदियों का जो बड़ी बड़ी नदियां हैं। ओके, उसके बाद आप बताइए कि ये जो नदी तंत्र है आपका, यह आपका पश्चिम दक्षिण की ओर है। पहले आप पश्चिमगामी, फिर क्या आपका दक्षिण है। ओके, दिशा को बताना है इसका। फिर इसमें डेम दे देना है, बौद्ध घाट परियोजना, कोसार टेडा परियोजना आदि पर, जैसे कि आपने कोसार टेडा, बौद्ध घाट, परलकोट आदि परियोजनाएं इसमें निर्मित है। ओके, यह नदी तंत्र अपने जलप्रपात के लिए फेमस है। तो इसमें तीरथगढ़ जलप्रपात, इसमें आपका चित्रकूट जलप्रपात, यहां पर जैसे गोदावरी आप लिख रहे हैं तो जलप्रपात आना चाहिए क्योंकि जलप्रपात का क्षेत्र है पूरा। कोई भी नदी में आप जाएंगे दुनिया भर के जलप्रपात मिलेंगे आपको। तो नदी तंत्र का हिस्सा है कौन सा आपका? जलप्रपात। टेरेस बनाते हैं, जलप्रपात बनाते हैं आदि। तो जलप्रपात के बारे में आप उल्लेख नहीं करो, नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगर इंद्रावती आप लिख रहे हो तो, मतलब गोदावरी प्रवाह तंत्र लिख रहे हो तो ये 4 लाइन हो गया इसका। बिल्कुल ऐसे ही देना है। सोनगंगा प्रवाह तंत्र हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आता है। हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ सोनगंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा इसकी सबसे प्रमुख नदी है। अन्य में कन्हार, आपका गोपद, बनास आदि प्रमुख हैं। ओके, फिर बता दीजिए कि यह नदी तंत्र में जो है आपका तुम्हारा जो डैम बने हुए हैं या बन रहे हैं, आपको उनका उल्लेख करना है। ओके, जैसे कन्हर परियोजना बन रहा है उसमें, इसमें रेहार परियोजना बन रहा है, घुनगुट्टा डैम है, श्याम परियोजना है, आपका तुम्हारा बांकी परियोजना है, कुंवरपुर परियोजना है। जो आपका 2-4 नाम याद आ रहा है उसको बताइए आप। क्लियर है चीज? ओके, इसमें भी जलप्रपात का उल्लेख करना है। इसमें आपका जैसे कि रक्सगंडा है, या आपका तुम्हारा अपना पवई जलप्रपात है, कोठली जलप्रपात है, आपका खुड़िया रानी, जितना भी आपका जलप्रपात जो आपका जसपुर में है, बलरामपुर में है, सूरजपुर में है, इनका उल्लेख करना है। धोखे से हसदेव नदी मत मार देना, पार हो जाओगे। समझे ना? हसदेव किस में जाएगा आपका? महानदी में। ये आपका प्रवाह तंत्र बताना है आपको। कोई भी नदी पूछा तो उस नदी की, जैसे बड़ी बड़ी नदियों को पूछता है, जैसे मान लो पूछा आपका इंद्रावती, तो आप बताइए कि दंडकारण्य बस्तर अंचल की जीवन रेखा। रिहन पूछा सरगुजा अंचल की जीवन रेखा। महानदी पूछा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। शुरू करना है। शिवनाथ पूछा राज्य के प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई बहने वाली महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी। उसका कुछ ना कुछ आपका मेन फीचर्स को लेते हुए आपका इंट्रोड्यूस कीजिए उसको। फिर बताइए उसका उद्गम कहां से हो रहा है, कितनी लंबाई में बहती है, कहां कहां से बहती है, कौन सा शहर तट में है, कौन सा डैम बना हुआ है, कौन से उसकी सहायक नदियां हैं आदि को पॉइंट पॉइंट में लेके चलना है। ओके, एक लाइन में बताना, जैसे कि हसदेव नदी सोनहत तहसील देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, 176 किलोमीटर की लंबाई में कोरबा जिला से बहते हुए आपका सूर्य नारायण के बाद अपना महानदी में विसर्जन होती है। एक लाइन। ओके, इस नदी में कोरिया जिला में अमृतधारा जलप्रपात, कोरबा में आपका केंदई वाटरफॉल, कोरबा जिला में हसदेव बांगो डैम, कोरबा शहर इसके तट पर स्थित है। ओके, कोरिया जिला में गज नदी, कोरबा जिला में आपका जटाशंकर, तान, चोरनई आदि सब है, लेकिन 2-3 का नाम दो। गज, जटाशंकर, तान आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। मतलब एक लाइन जैसे आपका हो गया लंबाई पे, उसके उद्गम पे, उसके विसर्जन पे, एक लाइन तो इंट्रोड्यूस करोगे आप। ओके,
सहायक नदियों को ले लो, उसके तट पर कौन कौन सा शहर है, उसके तट पर कौन सा औद्योगिक शहर है, कौन सा धार्मिक स्थल है, कौन सा टूरिज्म स्पॉट है, ऐसा ऐसा लेकर के नदी कितना लंबा कर सकते हो आप। अगर 100 वर्ड में पूछा जाएगा तो लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट अलग अलग करना है, समेटना है तो एक ही लाइन में 3 इंफॉर्मेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग में पूरा नदी तंत्र हो तो आप लिख पाओगे। ओके, हसदेव नदी को ही पूछ रहा है, किसी को उसमें 0.5 नंबर मिल रहा है, किसी को 2 नंबर मिल रहा है। ऐसे प्रश्नों में यदि नंबर नहीं ले पाए आप तो आप सिलेक्ट कैसे होंगे बताइए आप। ओके, ये बहुत इजी प्रश्न है, इसमें 2 का 2 नंबर मिलना चाहिए आपको, क्योंकि 4 लाइन अलग अलग विषय पर आप लिखे, मतलब 2 नंबर आपको डायरेक्ट, कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। क्लियर? कोई भी डैम पूछ दिया, जैसे कि पूछ दिया आपका हसदेव बांगो डैम, छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू करना है इसको। गंगरेल पूछा, दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना। आपका तुम्हारा अपना बोधघाट पूछा, तीसरी बहुउद्देशीय परियोजना। ओके, ये इंट्रोड्यूस करना है आपको। कोई भी इस तरह बड़े डैम को पूछ रहा है तो फिर बताइए कि आपका, जैसे अपना हसदेव बांगो डैम के बारे में लिख रहे हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, 1967 में कोरबा जिला में पोड़ी उपरोड़ा तहसील में आपका निर्मित किया गया, 1967 में निर्मित हुआ, पहला लाइन। दूसरा लाइन यह आपका 2200 मीटर लंबाई के साथ सबसे लंबा, 87 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा, 120 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन के साथ सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के साथ सबसे बड़ा डैम है। इसमें जितना को लिख पाओगे कामा कामा दे करके अपने हिसाब से मैनेज करना है। ओके, इस परियोजना से कोरबा जिला को पेयजल, कोरबा शहर को, एनटीपीसी, सीपत, बालको, आपका हमारे राज्य विद्युत मंडल के जितने भी आपका पावर प्लांट है, इनको इंडस्ट्रियल वाटर की आपूर्ति होता है। ओके, ऐसे लिख करके 4 लाइन लिख दो, आपको 2 का 2 नंबर, क्योंकि सब अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो दिमाग में एक साथ सब होना चाहिए। ओके, डैम की मुख्य विशेषता क्या है, कब बना, कहां पर बना है, कौन सी नदी पर है, पहला लाइन। ओके, जैसे हसदेव बांगो डैम लिख रहे हैं अपन, सबसे लंबा भी है, सबसे ऊंचा भी है, सबसे बड़ा भी है, और सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट भी है। ओके, तो आपका 3 पॉइंट को इसका लेकर सेकंड लाइन बना दिए। चौथा लाइन को लीजिए कि यह आपका राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है, इससे हमारा कोरबा जिला, इससे आपका जांजगीर चांपा जिला, इससे आपका रायगढ़ जिला में सिंचाई होती है। 4.5 लाख वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई होती है। 1 पॉइंट सिंचाई को बना दो अलग से। ओके, उसके बाद जैसे कोरबा शहर तट पर है, मतलब कोरबा शहर को पेयजल की आपूर्ति होता है, और कौन कौन से आपका अपना उद्योगों को इंडस्ट्रियल वाटर की आपूर्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है किसका, आपका हसदेव बांगो डैम का, क्योंकि हसदेव बांगो डैम हमारे छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डैम है ये, औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए इसको चौथा पॉइंट बनाकर लिख दीजिए आप, 100% 2 नंबर मिलेगा आपको। कोई भी डैम को लिखो आप, ऐसा लिखना। जैसे तांदुला डैम लिख रहे हो, तांदुला डैम राज्य का पहला डैम है, पहला आपका नदी घाटी परियोजना है, 1913 में निर्मित हुआ, बालोद जिला में निर्मित हुआ है यह, तांदुला नदी में निर्मित हुआ है यह। इस परियोजना से पहले आपका भिलाई स्टील प्लांट को औद्योगिक जल की आपूर्ति होता था। इससे आपका वर्तमान में यह बड़ी परियोजना में आता है, आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई होता है। कोई भी इस टाइप का डैम होता है, उनको 10,000 हेक्टेयर से अधिक लेना है। जिसका नाम आप जान रहे हो, मतलब 10,000 हेक्टेयर से अधिक है उसका। जैसे अरपा डैम 20,000 हेक्टेयर से अधिक है, जैसे आप भैंसा झर 20,000 हेक्टेयर से अधिक है। ये सब बड़ी परियोजना में आता है। मध्यम परियोजना 10,000 से 2,000 हेक्टेयर के बीच, और एकदम छोटी परियोजना जैसे कुंवरपुर, जैसे
इस एक परियोजना एकदम छोटी छोटी परियोजना है ना, 2000 हेक्टेयर से नीचे। किसी भी व्यक्ति को दुनिया के सारे परियोजनाओं का कितने हेक्टेयर में सिंचाई होता है नहीं पता रहता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि बड़ी परियोजना है कि मध्यम है कि छोटी परियोजना है। तो उसका जो रेंज है 2000 हेक्टेयर से कम को अपन छोटी मानते हैं, 2 से 10 को मध्यम, और एबव 10,000 क्या होगा आपका दीर्घ, बड़ी परियोजना काउंट होता है। उतना तो कर सकते हो, मेंस में उतना ही लिखना मांगता है। एग्जैक्ट 22,500 हेक्टेयर में होता है ऐसा नहीं, एक दुनिया में किसी को याद नहीं हो सकता ये, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है आपको, लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई। आपको बड़ी परियोजना है कि मध्यम है कि छोटी मालूम होना चाहिए आपको। ओके, किस किस जिला में सिंचाई होता है ये पता होना चाहिए आपको, मिला के लिख दो। ओके, डेट आपको एकदम बड़ी बड़ी परियोजनाएं तब उनका डेट याद रखना है। ओके, जैसे भारत में आपका अपना हीराकुंड डैम है, भाखड़ा नांगल डैम है, टेनीसी घाटी परियोजना है, तीनों आजादी के पहले का है, समझे ना। 1947 में तीनों शुरू हो गया था, ये पता होना चाहिए। जैसे नागार्जुन सागर डैम है 1955 का है, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान का है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि अभी सरदार सरोवर डैम है 2017 में बन के तैयार हुआ है, 87 से बनना शुरू हुआ था, 17 में कंप्लीट हुआ है। सरदार सरोवर डैम गुजरात वाला। जैसे इंदिरा गांधी वाला 84 में मरी है, इंदिरा सागर डैम 84 में शुरू हुआ था, 2005 में कंप्लीट हुआ है। ओके, टिहरी डैम 79 में शुरू हुआ था, 2006 में कंप्लीट हुआ है। जिन डेमों का आपको पता होना चाहिए, ये वो डैम है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मांगेगा कब बना था करेंगे, क्योंकि ये वो डैम है जिनके बारे में हमको आपको पता होना चाहिए कब बना था। बाकी छोटे डैम है उनका डेट नहीं पता हमको, वो सामने वाला भी आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हीराकुड डैम कब बना नहीं मालूम, ये तो गलत है ना भाई। दुनिया के लोग जानते हैं जिसको, उसको हम नहीं जान रहे हैं तो गलत हुआ ना। भाखड़ा नांगल डैम को हम नहीं जानेंगे, गलत होगा ना। टेनीसी घाटी परियोजना को हम नहीं जानेंगे, गलत होगा ना ये। ओके, हसदेव बांगो डैम का पता होना चाहिए, दुधुआ डैम का पता होना चाहिए, गंगरेल डैम का पता होना चाहिए, बोध घाट का पता होना चाहिए। जैसे अभी अरपा बन रहा है, अभी भैंसाजार बन रहा है, इनका पता होना चाहिए। इनके डेट आप नहीं लिखे मतलब निगेटिव जाएगा इसका। और इसको अपन दिमाग में मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्ट पकड़ना। हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, हमको पोस्ट लेना है। दिमाग में हमेशा रखिए मुझे पोस्ट लेना है। जब तक आप मुझे पोस्ट लेना है करके तैयारी नहीं करोगे तो आप तैयार नहीं हो सकते। मैं लाखों लोगों को जान रहा हूं ना, समझ गए। हाँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूं अलग बात होती है, पोस्ट लेना है बिल्कुल अलग अलग एंगल है वो। अरे कितने हजार लोग मेंस देते हैं यार, 300 400 200 500 नंबर पाते हैं, लेकिन पोस्ट लेने वाले 900 नंबर 950 नंबर क्यों आ रहा है। ओके, उनका भी इन विषयों में नंबर बहुत कम है। एक दो विषय में नंबर ज्यादा आ रहा है, गणित में नंबर आ रहा है या हिंदी में नंबर आ रहा है। अरे इनको जो मैं बोल रहा हूं इस वे में लिख दिए आप तो बाकी सब विषयों को बहुत ज्यादा एक्सेस किसी विषय करने की आवश्यकता नहीं है। औसत करके भी आप मैक्सिमम में जाओगे। सब में 115 20 115 20 लाओ तो 900 से ऊपर जाएगा नंबर। किसी भी एक में आपको 170 लाने की आवश्यकता नहीं है। ये इस स्टाइल से अगर आप लिखे, हर पेपर आपको 115 से ऊपर लेके जाएगा। ओके, इसलिए तुमको बार बार बोल रहा हूं कि तुम प्रैक्टिस करो लिखने का। देखो ना, अभी बार 9 पारा कोई लिख के ला रहे हो तो उसमें नंबर नहीं। मैं घर से लिख के लाए हो, एक बार घर में पढ़े हो, उसके बाद लिख के लाए हो, उसके बाद उसमें नंबर नहीं है। हा? जो मैं बोल रहा हूं वो थीम आप में आ सकता है, 100% आ सकता है। मैं ऐसे हजारों लड़कों को जानता हूं जो मेरे दिमाग का कॉपी रहता है, जैसा बोले रहता हूं वैसे को वैसे रहता है।
और जब उनका नंबर देखता हूं तो वन साइडेड। ओके, उनसे मैं जस्टिफाई करता हूं कि जो मैं गाइड कर रहा हूं आपको सही है वो। और जिन लोगों ने आपका हमेशा लिखने पे बल दिया है ना, मैं नहीं जानता कि वो पोस्ट लिया है, क्योंकि भाई आपका मेंस में मेन क्या है, आपका राइटिंग। मेंस आपका रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न राइटिंग। राइटिंग कैसी है आपकी, क्या क्या चीज प्रोवाइड किए हो आप और कैसे प्रोवाइड किए हो, यही मेन है। ओके, टाइम बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है तुम्हारा, इतना कम समय दे करके इस वो करने के लिए सही कर रहा है पीएससी, 2 महीना में जो पेपर ले रहा है ना, बहुत सही है वो, समझे। हाँ बेटा, तुमको बोलता था प्रीलिम्स में मैं कि लिखना सीखो रे करके, तुम लोग बोलता था, नहीं मानते थे, इसलिए इस बार वालों को ठोक रहा हूं। देखना तो कापी जाके गदगद हो जाओगे तुम लोग, प्रीलिम्स वालों का खुश हो जाओगे। जबरदस्त राइटिंग, पढ़ रहा है पिटान एकदम, मजबूरी में लिख के ला रहे हैं। ये करना अनिवार्य है, क्योंकि आज के लोग लेक्चर के लायक नहीं रह गए कि हम यहाँ पर लेक्चर दे और चले गए, लोग समझ गए, ऐसा नहीं है, करवाना पड़ रहा है। आदमी जब तक डर नहीं है, उसको कोई पीछे नहीं पड़ा है, तो काम को नहीं कर रहा है। तुम लोग बिल्कुल उसी कैटेगरी के लोग। तुम्हारे पास अगर टाइम रहे तो मेरा क्लास 7:30 बजे रहता है, उसमें भी आके बैठो, 1 महीने के लिए मिलाव करवा दूंगा, समझ गए। अभी जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बस्तर पढ़ा रहा हूँ या कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, उसको पता करते रहना। जहां पर तुमको कोई चीज की जरूरत पड़ रही, किसी जिला कमजोर है, या जैसे अभी तुमको आपका सोया संघ पढ़ाया, मैं यूक्रेन संकट के ऊपर क्लास लिया था। ओके, वो चीज को उस टाइप क्लासों में बैठा करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका क्लियर होगा, लिखने में मदद मिलती है उससे। दुनिया भर का चीज चाहिए दिमाग में, मेंस को लिखने के लिए 46 क्वेश्चन को लिखने के लिए दुनिया भर का इंफॉर्मेशन चाहिए दिमाग में, तो आप मैनेज कर पाओगे उसको। ओके, और ये बिल्कुल कठिन काम नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है ये। और तुमको इसको घर में जाकर के नेट में सर्च करूं, ये किताब पढ़ूं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा ही करना होता तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है आपको। तुमको जो मैं बोल रहा हूं उतने को ही कर दो डियर, बस। देखो भाई, आप बोलते हो कि आप बोले थे सर हम लोग पास नहीं हुए, पढ़ाया थे, भाई आप बात नहीं मानोगे, मैं क्या करूंगा उसमें। मैं तुमको बोला बार बार इतने बातों को दोहराओ, इतनी ही बातों को दोहराओ। जो पेपर भी आया है छत्तीसगढ़ में, कम से कम आपका 25 क्वेश्चन तो बन रहा था। 50 नहीं बन रहा था तो क्या हुआ, 25 तो बन रहा था, जो हम पढ़े थे उसमें से बन रहा था कि नहीं बन रहा था, कम से कम। भाई देखो, तो इनटेक अभी जिन बातों को बोल रहा हूं, फिर गलती करोगे, फिर वही चीज करोगे, फिर नंबर एवरेज आ जाएगा, फिर मेंस फेल हो जाओगे। एक बार में मेंस पास 2 महीने की आवश्यकता नहीं, 2 दिन की आवश्यकता है मेंस पास होने की। अगर प्रीलिम्स के आंकड़े क्लियर है आपको, थोड़ा सा दिमाग में थीम डेवलप करो बस। चीजों को परीक्षा क्या करना है, क्वेश्चन को ही है। जैसे तुमको आपको उस दिन क्वेश्चन लिखवाया था मैं, वो क्वेश्चन क्यों लिखवाया था, अभी क्वेश्चन को तुम लोग मेरे को क्यों दिखा रहे हो। उन क्वेश्चनों को इसलिए लिखवाया था ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जज कर पाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है और कैसे दिशा में हमको तैयारी करना है, करके उसको मैं अलग करवाया हूं और उसको तुमको लिखवाया था। लिखवाया हो ना, वो क्वेश्चन तुमको दिखाना चाहिए ना मेरे को, और टॉपिक वाइज लिखवाया हूं उसको। दिखा क्वेश्चन, दिखा। टाइम हो गया, कौन सा क्लास है अभी तुम्हारा, इंग्लिश का है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति हम विस्तार बताइए। देखो जो बताया था प्रश्न, स्थिति और विस्तार में क्या लिखना है आपको। स्थिति और विस्तार दोनों को पूछा है, कितना पूछा, 2 नंबर पूछा है। तो स्थिति और विस्तार दोनों पूछा है, मतलब आपका अक्षांशीय स्थिति कहां से कहां तक है, कितना लंबा कितना चौड़ा है ना, ये आपको बताना है। मध्य भारत में है ये बताना है, ये स्थिति हो जाएगा इसका। ओके, विस्तार बताना है कि आपका इतनी लंबाई में और इतनी चौड़ाई में इतने क्षेत्रफल में आपका है। ओके, विस्तार में 5 संभाग में है, इन राज्यों के बीच में है, ऐसे जोड़ करके 8 लाइन कर सकते हैं। सीजी भौतिक प्रदेश में बांटे
सीजी को भौतिक प्रदेश में बांटे एवं प्रत्येक प्रदेश की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 15 नंबर पे आया है। 15 नंबर मतलब 175 कि 125 है? 175 है। तो मैं बोला, पहले से बोला था आपको चारों को लिखना है, तो चारों को लिख दीजिए। चारों को अलग अलग 4 भौतिक प्रदेश बांटा गया है। 175 है। ओके, तो आपका तुम्हारा 24 पेज, 24 लाइन रहेगा इसमें, लगभग 24 लाइन रहेगा। 2 लाइन को आपका तुम्हारे किस में देना है? आपका इंट्रोड्यूस करना है 2 लाइन में। उसके बाद बच गया आपका 22 लाइन। 22 लाइन को 4 भागों में बांटना है आपको। ओके, लगभग आपका 6 लाइन, मान 5-6 लाइन में लेना है आपको। पहला लिखो, महानदी बेसिन को 5 लाइन में लिखना है। तो महानदी बेसिन को 5 लाइन में लिखना है, तो महानदी बेसिन का स्थिति, विस्तार, भूगर्भ, भूगोल, ये जाएगा आपको 2 लाइन में। कितना को? ओके, प्रवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, 2 लाइन। 4 लाइन हुआ। लास्ट लाइन में कृषि, मृदा, कृषि, मानव बसाहट, उद्योग, परिवहन, संचार, 1 लाइन हुआ। 5 लाइन ये डिजाइन करना है। तो तुम लोगों से बता रहा था मैं आपका, जैसा एक को लिखे बाकी 4 को ऐसा लिख दो। पूरा का पूरा 15 में आपको 12 नंबर देगा। लेकिन दिमाग में इतना ऑन द स्पॉट तुरंत आना चाहिए, मुझे ऐसा करना है। ओके, सीजी प्रदेश में दंडकारी भट्ट पठार की स्थिति एवं भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। 4 नंबर पूछा। 4 नंबर का मतलब 8 लाइन। तो सिर्फ 2 चीज देखो, स्थिति एवं भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में सब आएगा। 8 लाइन में लिखना है। 8 लाइन में प्रत्येक लाइन में एक चीज को लिखते जाओ। एक में स्थिति और विस्तार, दूसरे में भूगर्भ और भूगोल, तीसरे में प्रवाह तंत्र, चौथा में आपका जलवायु, पांचवा में वनस्पति और वन्य जीव, छठवां में कृषि और आपका मृदा, सातवां में आपका मानव बसाहट, आठवां में उद्योग, परिवहन और संचार। 8 लाइन हो गया। पूरा का पूरा 4 नंबर। कितना सरल प्रश्न है देखो। ओके, जैसे कि आपका सीजी में स्थित बघेलखंड पठार का वर्णन कीजिए। बघेलखंड पठार मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसी बारे में लिखना है। सामरी पाठ की स्थिति एवं भौतिक स्वरूप का वर्णन की। सामरी पाठ, ओनली सामरी पाठ। ओके, तो सामरी पाठ की स्थिति एवं विस्तार बलरामपुर जिला में है, दक्षिणी बलरामपुर में है, सामरी कुसमी तहसील में है। ये सब आपका पहला लाइन पे आएगा, स्थिति उसका। ओके, उसके बाद स्थिति विस्तार यहां पर दे देना है। उसके बाद भूगर्भ जाना है। भूगर्भ में ये दक्कन ट्रिप चट्टान से बना है, बॉक्साइट का माइंस है। ये सामरी पाट, जमीर पाट, आपका तुम्हारा लहसुन पाट बटा हुआ है। इसी में गौर लाटा आपका 12-25 मीटर ऊंचाई है। ये सब आपको तुम्हारा कितना लाइन में दिया है? आपका सामरी पाट 2 शब्द में 2 लाइन में दिया है। इसको 4, 2 नंबर क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है सीधा। ओके, सीजी के भौतिक भाव नाम लिखिए। सूर्य उदयपुर की पहाड़ी बताइए। भूगर्भिक संरचना, सीजी की भूगर्भिक संरचना पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। 10 नंबर का भूगर्भिक संरचना पर एक कोई पूछा है, 4 भागों में तोड़ दीजिए उसको। गोंडवाना, कडप्पा, दंडकारण्य और दक्कन ट्रेप, जो बताया था ना मैं आपका, आर्कियन से का यह है जो बताया था चारों, वो चारों में तोड़ देना है फट। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जिसमें पूरा का पूरा नंबर नहीं लिया जा सकता। ये मैकल श्रेणी का विस्तार एवं विशेषताएं लिखे, कल ही बताया था ना कि राजनांदगांव से लेकर पेंड्रा मरवाही तक है। ओके, विशेषताओं को बताइए। यह दोनों प्रवाह तंत्र को अलग करता है, यह दोनों राज्यों के बीच में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। आपका तुम्हारी इसके कारण से मैकल श्रेणी का से वृषि छाया प्रदेश पड़ता है। इसमें बैगा जाति के लोग रहते हैं। टाइगर के लिए फेमस है। यह आपका तुम्हारा सागौन के वनों के लिए फेमस है। ये सब इसकी विशेषता है। फटाफट। ओके, ये डेवलप आप, ये कॉपी जो मैं अभी कर रहा हूं, ये तुमको घर में सोते समय करना है। इन क्वेश्चनों को देखो ऐसे करके, सोचो इसको कि कैसे लिखना है। समझ गए? ऑटोमेटिक तुम में कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके डियर, अब चलो यार, टाइम हो गया।
पास होने के लिए हमको 100% की आवश्यकता नहीं है। पास होने के लिए 50% परफेक्ट होना चाहिए। 50% लाना बहुत सामान्य काम है। थोड़ा सा टेक डेवलप किए 50% आएगा नंबर श्योर। ओके, थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड चलना है क्योंकि यूपीएससी फैक्ट ओरिएंटेड मांग रहा है। यूपीएससी क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट में चलता है। अब मैं यहां का जो पेपर देखा हूं ना, जब तक आपको फैक्ट प्रोवाइड नहीं किया गया उसको नंबर नहीं मिला है। फैक्ट मांग रहा है वो। ओके, इन्हीं बातों को सीखो यार। अब घर पे ये जो क्वेश्चन लिखवाया हूं, घर में इसको फटाक से एक आध क्वेश्चन को लिए इसमें से उठा करके अब फट से लिख के देखे तुरंत कितना आप लिख पा रहे हो। ये मजेदार चीज है। कहां पर लिखी है पीछे शुरू में? ये जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे हसदेव बेसिन के कहां पर है क्वेश्चन? उसके पहले है उद्योग, जनजाति, खनिज, कृषि, वनस्पति, मिट्टी, अपुआ तंत्र आया है। सीजी की प्रमुख नदियों के नाम और लंबाई लिखे। देखो प्रमुख नदी, चारों प्रवाह तंत्र के 4 नदी लेना है। समझ गया? पहला लाइन में महानदी प्रवाह तंत्र, दूसरा में गोदावरी प्रवाह तंत्र, तीसरे में आपका तुम्हारा सोनगंगा प्रवाह तंत्र। ओके, ये तीनों में से 4 लेना है क्योंकि प्रमुख बोला है। तो पहले में महानदी लिख दीजिए। महानदी सर्व प्रमुख नदी है, इसकी लंबाई, ये देखो दोनों को लिख, नाम और लंबाई लिखना है। समझ गया कि नहीं? तो आपका इसमें जैसे अपना महानदी प्रवाह तंत्र, इसमें आप महानदी 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में 286। अन्य प्रमुख नदी में आपका शिवनाथ 290 किलोमीटर, जबकि आपका हसदेव 176 किलोमीटर है। पहला लाइन। दूसरा में इंद्रावती ले लिए। इंद्रावती गोदावरी प्रवाह तंत्र सबसे लंबी नदी, 264 किलोमीटर लंबाई। कोटरी आपका तुम्हारा 135 है, जबकि आपका इसी क्षेत्र में सबरी आपका 173 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा लाइन। सोनगंगा प्रवाह तंत्र रिहन प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। अन्य प्रमुख नदी में कन्हार है, 115 किलोमीटर है। 4 लाइन किस में काटेगा नंबर बताओ? हाँ, 2 का 2 नंबर। सीजी राज्य में गंगा नदी अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। सीजी राज्य में गोदावरी नदी अफवाह महादेव सिंचाई परियोजना का वर्णन कीजिए। अफवाह तंत्र सीजी के अफवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। सीजी महानदी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। मनियारी नदी के उद्गम क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र को बताइए। सब तो वही नदियां हैं। उत्तरी महानदी में पाई जाने वाली सहायक नदियों का उत्तरी महानदी के उत्तरी में बोल रहा है, गलत प्रश्न दे दिया है। रविशंकर सागर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य सीजी रुद्री बैराज, रविशंकर परियोजना, इंद्रावती नदी में पाए जाने वाले जलप्रपात का वर्णन कीजिए। ओके, इतना सरल सरल प्रश्न पूछ रहा है, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। खदर जाता हूं मैं तो कसम से देख के। ये देखो महानदी अफवाह तंत्र का प्रारूप क्या है, प्रश्न पूछा। प्रारूप, प्रारूप मतलब वही अभी बताया, अभी केंद्रीय बताया ना, उसी को पूछा है। अप केंद्रीय अभी केंद्रीय होता है, प्रारूप जो है आपका उसे पूछा है यार। पंखा का आकृति का है। ओके, एक प्रश्न इसमें से ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा या जिसमें पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तुम्हें काम करना, इसमें से जो भी प्रश्न तुमको अच्छा लगता है, कल इसमें से 3-3 प्रश्न लिख के लाओ, प्रैक्टिस करके। जो तुमको लिखते बनता है उसको लिख के लाओ। मैं तुम्हारा राइटिंग देखना चाहता हूं। ओके, लेकिन नकल नहीं करना है। आप बुक नहीं उठाओगे। बुक उठाए मतलब एक शब्द हम पकड़ लूंगा ना, ऐसा कोशिश नहीं करना है आपको। मैं आपकी नेचुरल राइटिंग देखना चाहता हूं, कितना लिख पा रहे हो आप। जो मन में आता है उसको लिख के लाओ। जो क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है उसको लिख के लाओ। 3 क्वेश्चन लिख के लाओ। ओके, और शाम वालों से कॉपी करो। उनको मैं पूरा लिखवाते जा रहा हूं, आगे और लिखवा देता हूं पूरा। तुम उसे कॉपी करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? ओके।